स्टूडेंट, क्या अभी क्लास में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर। ठीक, जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम अक्टूबर में है और आरओ एआरओ का एग्ज़ाम दिसंबर 2024 में है। तो अब यहाँ देखिए कि अब मैगज़ीन में जो करंट अफेयर आएगा, जो आप 6 महीना की पढ़ते हैं, 1 साल की पढ़ते हैं, तो वहाँ पर रहेगा क्या, वहाँ पे जनवरी से रहेगा। ठीक ना, जनवरी से रहेगा। अभी घटनासार की आई थी, घटनासार की सीरीज़ हम जनवरी से लेकर के जून तक समाप्त कर चुके हैं। यूट्यूब चैनल पर है, 4 भागों में है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिकी और विविधि। ठीक, तो वो 4 भागों में हम वीडियो दे चुके हैं, पीडीएफ भी और वीडियो भी। तो यहाँ पर देखिए हम जो शुरू करने जा रहे हैं, तो अब देखे होंगे कि यानी कि जो 1 साल का करंट अफेयर पूछता है, तो लोग करते क्या हैं कि 8 महीने, 10 महीने, 6 महीने का लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ऐसा रहता है, उस लास्ट महीने से रहता है, यानी 1 साल पहले का रहता है। ठीक ना। तो हम जो आज करंट अफेयर पढ़ाने जा रहे हैं आपको, तो ये है नवंबर और दिसंबर 2023 का। पेपर कब है? अक्टूबर में है। तो यहाँ पर देखिए, आइए शुरू करते हैं। ठीक, आइए शुरू करते हैं। गांगे डाल्फिन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कौन सा राज्य गांगे डाल्फिन को यूपी का जलीय जीव घोषित किया गया? तो उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग द्वारा, ध्यान दीजिएगा, वन विभाग द्वारा। ठीक, वन विभाग द्वारा। वन संरक्षण अधिनियम कब आता है? यहाँ पर देखिए, वन संरक्षण एक्ट, ठीक, 1980 में, और वन्यजीव संरक्षण एक्ट 1972, पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986, जैव विविधता अधिनियम 2002। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब यहाँ देखिए, तो क्वेश्चन बन सकता है कि यूपी सरकार ने गांगे डाल्फिन को जलीय जीव घोषित किया, बिल्कुल सही है। दूसरा, इसको वन विभाग द्वारा गांगे डाल्फिन को जलीय जीव घोषित किया गया, बिल्कुल सही। गांगे जो डाल्फिन है, मीठे पानी का है, इसे टाइगर ऑफ द गंगा कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। डाल्फिन जो है, जलीय जीव है, उत्तर प्रदेश ने घोषित किया गया है। तो किसको कब हुआ है? तो 2023 में हुआ है। तो टाइगर ऑफ गंगा किसको कहा जाता है? डाल्फिन को। अब यहाँ पर देखिए, भारत सरकार ने 2009 में गंगा डाल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, गंगा नदी को, देखिएगा सीक्वेंस, गंगा नदी को कब, किस वर्ष राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? तो 2008 में। सीक्वेंस देखिएगा, आप सब समझ जाएंगे। 2008 में घोषित किया गया था। और 2009 में क्या हुआ, डाल्फिन को जलीय जीव घोषित, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया भारत सरकार ने। ठीक, जलीय जीव। फिर जब 2010 आता है, तो पर्यावरण के लिए एनजीटी, ठीक, राष्ट्रीय हरित न्याय ट्रिब्यूनल, ठीक ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल घोषित किया 2010 में। ये तीनों क्वेश्चन आपसे पूछता है। और उत्तर प्रदेश कब घोषित किया? 2023 में। ठीक, 1980 याद हो गया, 1972 याद हुआ, 1986 याद हुआ, सन 2002 याद हुआ, 2008 याद हुआ, 2009 याद हुआ, 2010 याद हुआ। ठीक, यहाँ तक आया समझ में? अब आइए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ पर हुआ है? तो तेलंगाना स्टेट में। कहाँ पर? तेलंगाना स्टेट में। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ध्यान दीजिएगा, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यानी भारत से बाहर अमेरिका के मेरीलैंड में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की स्थापना हुई। तो ये किसकी मूर्ति है, स्टैचू है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी फंडामेंटल, संविधान में कहते हैं इक्वलिटी, सबके, इसीलिए संविधान बना है, सबके लिए इक्वल हो,
ठीक, सभी के लिए इक्वल हो, समानता सबके लिए हो, किसी के पास किसी के लिए भेदभाव ना हो। ठीक, प्रतिमा लगाया गया। 19 फीट का नहीं पूछेगा। अब यहाँ पर देखिए, इंडिया स्मार्ट सिटी घोषणा आवास एवं शहरी कल्याण मंत्रालय द्वारा घोषित किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट का एक क्वेश्चन, ये सब टफ क्वेश्चन में पूछता है, स्टेटमेंट में डाल देता है। ठीक ना। स्मार्ट सिटी आप कमेंट में दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश के कितने शहर को स्मार्ट सिटी में घोषित किया गया है। ठीक है ना। स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, स्वच्छ सिटी की बात नहीं कर रहे हैं। ये भी क्वेश्चन समझिएगा, स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं। ठीक ना। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किसकी प्रतिमा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है। कहाँ पर लगा है? अमेरिका के मेरीलैंड में लगा है। ठीक। अब आइए, मणिपुर हिंसा की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया अजय लंबा की अध्यक्षता में। अजय लंबा की अध्यक्षता में मणिपुर में हिंसा हुई थी, उसकी जांच के लिए बना था। तो मणिपुर किससे किस राज्य से स्पर्श करता है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैप देखिएगा, यहाँ पर मैप देखिएगा, ये वाला पार्ट है। ठीक, ये वाला पार्ट है। कलर हम चेंज करते हैं, एक मिनट, कलर हम चेंज करते हैं। देखिएगा, ये है पूर्वोत्तर भारत। तो दिया है मणिपुर किस राज्य से स्पर्श करता है, सीमा बनाता है। यहाँ पर क्या है? अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। ठीक। फिर यहाँ पर क्या है? नागालैंड। फिर यहाँ पर मणिपुर, यहाँ पर असम, और ये जो है ये है मिज़ोरम। ठीक, मिज़ोरम। आप याद कर लीजिएगा, मणिपुर किससे सीमा बनाता है? नागालैंड, असम और मिज़ोरम से। ठीक। जो मणिपुर में हिंसा की जांच आयोग का गठन किया गया था, किसकी अध्यक्षता में? तो अजय लंबा की अध्यक्षता में। आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक, आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक हो गया। अब देखिए, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ का बन गया है? ध्यान दीजिएगा। इससे पहले कौन सा? पहले अब देखिए कौन सा हो गया है? 1507 मीटर का कर्नाटक का SSS हुबल्ली जंक्शन हो गया है। ठीक। इससे पहले जो था वो गोरखपुर का था। कहाँ का था? गोरखपुर का था। इससे पहले उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का था। ठीक। तो गोरखपुर का जो था वो 1300 समथिंग मीटर का था। ठीक। अब यहाँ पर देखिए, कर्नाटक का सबसे बड़ा 1507 मीटर का सबसे लंबा जंक्शन हो गया है, कर्नाटक का हुबल्ली। भारत 2070 तक जीरो नेट उत्सर्जन हासिल करें, यानी कि भारत कब शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन करेगा? तो 2070 तक। ठीक। अब यहाँ पर देखिए, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसको मिला है? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसको मिला है? तो टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर जो मिलना शुरू हुआ वो 2027 से मिलना शुरू हुआ, 1927 से मिलना शुरू हुआ। 1927 से मिलना शुरू हुआ। तो क्या कभी किसी भारतीय को मिला है? हाँ, मिला है। एकमात्र भारतीय थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को 1930 में मिला था। ठीक। ये कहानी हो गई भारत की, यानी प्रथम भारतीय व्यक्ति को 1930 में मिला था, इसके बाद नहीं किसी को मिला। 2023 का मिला है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अमेरिकी गायिका टेलर स्विफ्ट को। ठीक ना, टेलर स्विफ्ट को। और टाइम के द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर मिला है लियोन मेसी को। अगर पूछिए एथलीट ऑफ द ईयर किसको मिला है, तो लियोन मेसी कौन है? तो लियोन मेसी फुटबॉलर हैं। ठीक ना, लियोन मेसी फुटबॉलर हैं। इजराइल फिलिस्तीन विवाद, हमास ने इजराइल पर हमले को ऑपरेशन अल अक्सा का नाम दिया। ठीक। इजराइल पर ध्यान दीजिएगा, हमास कहाँ की संगठन है? तो फिलिस्तीन की संगठन है। तो हमास ने जो हमला किया इजराइल पर, यानी कि हमला किया, तो इसको ऑपरेशन अल अक्सा नाम दिया। और इजराइल ने जो हमला किया फिलिस्तीन पर, उसको क्या नाम दिया? इजराइल ने ऑपरेशन ठीक, ऑपरेशन स्क्वाड अभियान ने दिया। ठीक ना, ऑपरेशन आयरन स्क्वाड से नाम दिया।
भारत ऑपरेशन अजय द्वारा, ध्यान दीजिएगा, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भारत ने कौन सा अभियान चला करके किस ऑपरेशन द्वारा इजराइल से, फिलिस्तीन से अपने नागरिकों को बुलाता है, इजराइल से, तो ऑपरेशन अजय द्वारा। ठीक, ऑपरेशन अजय द्वारा। अभी हाल ही में जून जुलाई में एक और ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन इंद्रावती, ये जानिए इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? तो इंद्रावती दामोदर की सहायक नदी है। ठीक, तो इंद्रावती, ऑपरेशन इंद्रावती कहाँ पे चला? यह चलाया है हैती से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया। अब यहाँ पे देखिए COP21, ठीक, COP21 का आयोजन 2023 में दुबई में हुआ था। 29 का होगा अजरबैजान में, 24 दिसंबर में होगा, 2024 में होगा। COP30 होगा ब्राज़ील में 2025 में। अब COP33 जो भारत में होगा 2028 में प्रस्तावित है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यानी COP33 कहाँ पर होगा? भारत में होगा। कब होगा? 2028 में होगा। ठीक, 28 में होगा। अब आइए G20 सम्मेलन, G20 सम्मेलन, चौथा G20 सम्मेलन, 18वां G20 सम्मेलन, 18वां G20 सम्मेलन। 18वां G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे होता है? दिल्ली के महामंडप में। कहाँ पर? दिल्ली के महामंडप में। तो G20 में क्या भारत सदस्य है? हाँ, भारत संस्थापक सदस्य है। अब देखिए जो G20 का आयोजन हुआ तो उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में होता है? तो 4 शहरों में होता है, लखनऊ, बनारस, आगरा, ग्रेटर नोएडा। ठीक, अभी यूपी में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि ग्रेटर नोएडा है किस जिला में पड़ता है? नोएडा है किस जिला में पड़ता है? ठीक, तो गौतम बुद्ध नगर में। G20 का भारत के 60 शहरों में लगभग 200 से अधिक बैठकें संपन्न हुई। G20 की स्थापना 1999 में हुआ है। देखिए यहाँ से आप क्वेश्चन कैसे याद करेंगे कि G20 का जो आयोजन होता है ये 18वां आयोजन है, दिल्ली में है। तो भारत के कितने शहरों में होता है? 200 से अधिक शहरों में होता है, 60 से अधिक शहरों में होता है और लगभग 200 बैठकें होती हैं। तो उत्तर प्रदेश के यूपी के कितने शहरों में होता है? 4 शहरों में होता है। और शहर कौन कौन से हैं? लखनऊ में होगा, ये होगा, बनारस में होगा, आगरा में होगा, ग्रेटर नोएडा में होगा। ठीक, आया समझ में? अब आइए देखिए, ये हम नवंबर दिसंबर का करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। ठीक, नवंबर और दिसंबर 2023 का करंट अफेयर हम पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। क्योंकि एक वर्ष का, कम से कम आप एक वर्ष का करंट अफेयर पढ़िए, समीक्षा के लिए, RO के लिए और PCS के लिए। ठीक ना, आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, ठीक ना, तो G20 की स्थापना 1999, भारत इसका संस्थापक सदस्य है। ठीक, आया समझ में? क्रिस्टोफर मार्क लक्सन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। ये RO 2024 में पूछ चुका है। जो 23 वाला एग्ज़ाम 11 फरवरी 2024 को हुआ था, वहाँ पूछ चुका है। डेनियल नोबोआ इक्वाडोर के राष्ट्रपति हैं। अब देखिए, संघाई सहयोग संगठन, ठीक, का 9वां सदस्य ईरान बनता है। यानी कि यहाँ पर देखिए SCO इसका भारत संस्थापक सदस्य है? नहीं है। ठीक, इसका संस्थापक सदस्य भारत नहीं है। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। अब देखिए यहाँ पर इसमें भारत प्लस इंडिया और पाकिस्तान इसका सदस्य बनते हैं। कब बनते हैं? 2017 में बनते हैं। ठीक, 2017 में बनते हैं। अब 9वां सदस्य ईरान हो गया है। और 10वां सदस्य, आपको पिछले वीडियो में बताए थे, 10वां सदस्य इसका बेलारूस होने वाला है। बेलारूस सब कुछ पूरा कर लिया है और बहुत जल्दी इसका सदस्य बन जाएगा। ठीक ना, बहुत जल्दी इसका सदस्य बन जाएगा बेलारूस 10वां सदस्य के रूप में। 9वां ईरान, ये भी पूछ चुका है। अब आइए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे भारत सरकार ने सब उत्पादकता दिया है। आइए एक बार देख लेते हैं। चावल उत्पादन में
चावल उत्पादन में वेस्ट बंगाल नंबर 1 पर, यूपी 2 पर, पंजाब, पीबी का मतलब पंजाब, ठीक, 3 पर। चावल उत्पादन में वेस्ट बंगाल नंबर 1 पर है, यूपी दूसरे पर है, पंजाब तीसरे पर है। गेहूं उत्पादन में पंजाब, यूपी पहले पर, एमपी दूसरे पर और पंजाब तीसरे पर। दोनों में पंजाब तीसरे पर है, ठीक ना, दोनों में पंजाब तीसरे पर है। अब आइए यहाँ पर मक्का उत्पादन में कर्नाटक पहले स्थान पर, राजस्थान दूसरे स्थान पर, मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर, ठीक। अब आइए मोटे अनाज के रूप में कर्नाटक नंबर 1 पर, राजस्थान नंबर 2 पर। दाल उत्पादन में एमपी पहले पर, मध्य प्रदेश पहले स्थान पर, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर। चना उत्पादन में महाराष्ट्र पहले स्थान पर। खाद्यान्न को टोटल खाद्यान्न में अगर क्वेश्चन आ जाए भारत का खाद्यान्न फसल कौन सी है बताइए। भारत का खाद्यान्न फसल चावल है, फिर उसके बाद गेहूं, ठीक। अगर क्वेश्चन आ जाए भारत की सबसे ज़्यादा सिंचित फसल कौन सी है, ध्यान दीजिएगा, सिंचित फसल, इसका तात्पर्य कृत्रिम रूप से कौन सी फसल सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है, तो चावल नहीं, चावल बारिश के समय में होती है, ठीक ना, बारिश के समय में होती है। सबसे ज़्यादा सिंचित फसल हमारा गन्ना है। कौन सा फसल है, गन्ना है, ठीक। अब आइए यहाँ पर मूंगफली में गुजरात नंबर 1 पर है, राजस्थान दूसरे पर है। सोयाबीन में महाराष्ट्र है, ठीक। अगर सोया प्रदेश के पूछे तो सोया प्रदेश मध्य प्रदेश है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर, गुजरात तीसरे स्थान पर। कपास में गुजरात पहले स्थान पर है, ठीक ना, कपास में गुजरात पहले स्थान पर है। आइए यहाँ पर आइए यूपी ड्रोन प्रचलन सुरक्षा नीति 2023 में पास की गई थी, ठीक, 2023 में पास की गई थी। भारत का पहला यूपीआई एटीएम कौन सा है, किसने लॉन्च किया? भारत का पहला यूपीआई एटीएम कौन सा लॉन्च हुआ है? तो हिटाची लिमिटेड, ये जापान की कंपनी है। हिटाची कहाँ की है? जापान की है। तो हिटाची लिमिटेड ने। इंडिया एजिंग रिपोर्ट कौन जारी किया है? इंडिया एजिंग रिपोर्ट कौन जारी किया है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भारत द्वारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज के सहयोग से ये जारी किया है। यहाँ पर देखिए, बस बताने का ये मतलब है कि इंडिया एजिंग रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो जारी तो देखिए 2 लोग मिलकर करते हैं, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष और भारत द्वारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज के सहयोग से किया। दूध उत्पादन में नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है, राजस्थान दूसरे पर है, मध्य प्रदेश तीसरे पर है, ठीक। भारत पहले स्थान पर है, ध्यान दीजिएगा। भारत में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है? तो 459 ग्राम, सोचिए 459 ग्राम प्रतिदिन, सोचिए प्रतिदिन, लेकिन वो भी नसीब नहीं होता है किसी को, ठीक ना। अगर आंकड़ा राजस्थान का, मध्य प्रदेश, राजस्थान का और पश्चिमी यूपी का, हरियाणा का ना होता तो आकर हो जाता 100 ग्राम पर, ठीक ना, 100 ग्राम पे हो जाता। अब आइए यहाँ पर, अंडा उत्पादन में नंबर 1 पर आंध्र प्रदेश है, 2 पर तमिलनाडु है, 3 पर तेलंगाना है, ठीक। अगर टीएस जहाँ देखिएगा वहाँ पर तेलंगाना स्टेट समझिएगा, ठीक ना। मांस उत्पादन में सोचिए, मांस उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर, वेस्ट बंगाल दूसरे पर, महाराष्ट्र तीसरे पर। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है 2023 का? अब यहाँ पर देखिए, अगर क्वेश्चन पढ़िएगा कैसे क्वेश्चन दे रहा है। अगर कह दे घोषणा कौन करता है तो ये दूसरा बन जाएगा, और किसकी अध्यक्षता में घोषणा हुआ ये दूसरा बन जाएगा। कौन सा मंत्रिमंडल घोषणा करता है ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति द्वारा, कौन से मंत्रिमंडल के? आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति द्वारा रबी के विपणन सत्र 2024-25 के लिए सभी अनिवार्य
रबी फसल पर एमएसपी की मंजूरी दी गई। एमएसपी की मंजूरी दी गई। गेहूं जो है 2275 रुपया, 150 रुपया बढ़ा है। जौ 1850 रुपया, 115 रुपया बढ़ा है। निर्यात तैयारी सूचकांक कौन जारी करता है? निर्यात तैयारी सूचकांक कौन जारी करता है? तो नीति आयोग जारी करता है। वैश्विक धन प्रेषण के मामले में भारत नंबर 1 पर है, मैक्सिको नंबर 2 पर है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा कि वैश्विक धन प्रेषण रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मान लीजिए 2 कथन दे रहा है, 2 कथन दे रहा है। पहला कथन दिया वैश्विक धन प्रेषण की रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक जारी करता है। पहला कथन बिल्कुल सही है। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा इसमें दे देगा, दूसरा दे रहा है कि वैश्विक धन प्रेषण में भारत प्रथम स्थान पर है, भारत प्रथम स्थान पर है। ये सही है, यानी कि दोनों कथन आपका सही हो गया। ठीक ना, दोनों कथन आपका सही हो गया। आइए स्वच्छ सर्वेक्षण सूचकांक देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण सूचकांक, ठीक ना, ये 8वां संस्करण है। 8वां संस्करण जारी किया गया। 8वां संस्करण, ध्यान दीजिएगा, 8वां संस्करण, जिसमें से लगातार 7वें वर्ष अगर जब प्रथम संस्करण जब पेश किया गया था तो सबसे स्वच्छ शहर कौन सा था? तो मैसूरू था, पहली बार मैसूरू था। उसके बाद लगातार 7वीं बार इंदौर प्रथम स्थान पर है। इस बार इंदौर और सूरत को पहले स्थान पर रखा गया है। ठीक, पहले स्थान पर रखा गया और तीसरे स्थान पर नवी मुंबई को रखा गया है। आइए एक एक करके देखते हैं। घोषणा राष्ट्रपति द्वारा किया गया विश्व के सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण बना 2023 में। शीर्ष स्वच्छ शहर जिसकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है। सबसे पहले देखिए 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में प्रथम स्थान किसका बताए हैं लगातार 7वें वर्ष? तो देखिए लगातार 7वें वर्ष इंदौर शीर्ष पर है। ठीक, अब देखिए रैंक में इंदौर, सूरत पहले स्थान पर, तीसरे पे नवी मुंबई है। शीर्ष 10 शहरों में यूपी का कोई भी शहर नहीं है और 20 में सिर्फ एक है, नोएडा। अब यही नोएडा आपका किस जिले में है? गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक, शीर्ष स्वच्छ राज्य, सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है, या मध्य प्रदेश ना लगाइएगा। ठीक, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पे है। अब गंगा के किनारे वाला सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो हमारा बनारस है। फिर प्रयागराज है। ठीक ना, बनारस और प्रयागराज। सबसे स्वच्छ छावनी कौन सी है? महू छावनी है मध्य प्रदेश की। ठीक, सबसे स्वच्छ छावनी महू है। अब आइए प्रधानमंत्री जन मन अभियान, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, जन मन अभियान किससे संबंधित है? ये जनजाति से संबंधित है। ठीक ना, जन मन अभियान, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 15 नवंबर 2023 को झारखंड के खूंटी से किए। टेस्ट सीरीज में उस समय समीक्षा अधिकारी का जो भी टेस्ट सीरीज बन रही थी, सब टेस्ट सीरीज में इसका नाम था। यानी कि प्रधानमंत्री जन अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री जनमन अभियान की शुरुआत जो करते हैं, यानी कि जनजाति से है, जनजाति को बढ़ावा देने के लिए है, जनजाति आदिवासी के लिए है, ठीक, जनजाति आदिवासी के लिए है। तो इसमें इसकी शुरुआत कब से होती है? ये नवंबर 2023 से इसकी शुरुआत होती है। किस स्थान से होती है? तो झारखंड राज्य, अगर राज्य पूछे तो झारखंड राज्य से। तो किस शहर से होती है? तो झारखंड में खूंटी शहर से। ठीक, आया समझ में? नमो ड्रोन दीदी योजना, ये देखिए किससे संबंधित है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पर देखिए नमो ड्रोन किससे संबंधित है? ये बस इतना जानिए कि ये हमारा नैनो यूरिया जो है, नैनो यूरिया से
ये छिड़काव के लिए है। ड्रोन का उपयोग किसानों द्वारा खेतों में नैनो उर्वरक और कीटनाशक छिड़काव के लिए किया जा रहा है। नैनो ड्रोन दीदी योजना, ये भारत सरकार की योजना है, ध्यान दीजिएगा। ड्रोन का उपयोग करके, देखिए ध्यान दीजिएगा, नमो मतलब नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी नमो ड्रोन दीदी योजना, इसकी शुरुआत किस लिए हुई है? यानी कि कीटनाशक छिड़काव है, नैनो उर्वरक का छिड़काव के लिए है, ठीक ना, जिससे फसलें बर्बाद ना हो सके कीड़ों से। अब आइए, आज़ादी का अमृत महोत्सव का समापन, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आज़ादी की अमृत महोत्सव का समापन। ये भी देखिए समापन कहाँ से करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 15 नवंबर 2023 को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यानी कि 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया 2023 को? जनजाति गौरव दिवस, जनजाति गौरव दिवस, जनजाति गौरव दिवस मनाया गया, ठीक। तो एक क्यों मनाया गया कि यहीं से, ठीक, जनजाति गौरव दिवस के ही इसी डेट से ही क्या होता है कि अब देखिए आज़ादी का अमृत महोत्सव का समापन गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है 15 नवंबर। अब 26 दिसंबर 2023 को वीर बाल दिवस, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 14 अगस्त 2023 को विभाजन दिवस, विभाजन के उपलक्ष्य में विभीषिका दिवस, ठीक। और 23 अगस्त को कौन सा दिवस अभी जो बीता है इसी महीने में, 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतरिक्ष दिवस मनाया गया, ठीक ना। अब देखिए इसका समापन, आदि महोत्सव जो आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसका समापन कहाँ है? 31 अक्टूबर 2023 को। क्यों होता है 31 अक्टूबर, क्या है? तो 31 अक्टूबर को, ठीक ना, आज़ादी का अमृत महोत्सव की समापन होता है, ठीक, एकता दिवस के रूप में। अब देखिए आज़ादी का अमृत महोत्सव का आधिकारिक शुरुआत 12 मार्च 2021 को हो गया था। इसमें देखिए मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश, इसमें क्या है? मेरी माटी मेरा देश में क्या है? देखिए मेरी माटी मेरा देश, आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर यह आज़ादी का अमृत महोत्सव का समापन कार्यक्रम था, ठीक। क्वेश्चन देखिए यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा और कूट में आएगा, डायरेक्ट नहीं आएगा, कम से कम 3 स्टेटमेंट में आएगा। पहला दे रहा है, ध्यान दीजिएगा, पहला स्टेटमेंट दे रहा है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन 31 अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अब दूसरे स्टेटमेंट पे आइए, इसका समापन जो होता है मेरी माटी मेरा देश नामक शीर्षक से समाप्त होता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक, ये भी स्टेटमेंट सही है। अब देखिए मेरी माटी मेरा देश की शुरुआत जो होती है वो 9 अगस्त 2023 से 31 अक्टूबर 2023 तक होती है। अगर आप याद कर लेंगे तो आप उसको सब बना लेंगे, क्वेश्चन आप सही कर लेंगे। यानी कि तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, मेरी माटी मेरा देश की शुरुआत कब से होती है? 9 अगस्त से शुरू होती है। ये कब तक होती है? 31 अक्टूबर तक होती है। तो इसी 31 अक्टूबर 2023 को जो ये योजना चल रही थी, ठीक ना, भारत अमृत, ठीक ना, आज़ादी का अमृत महोत्सव को समाप्त कर दिया गया, ठीक। अब आइए, भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन, इसकी शुरुआत 20 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री यूपी के गाज़ियाबाद के साहिबाबाद स्टेशन से गाज़ियाबाद मेरठ गलियारा रखा गया। दिल्ली से गाज़ियाबाद मेरठ गलियारा रखा गया, ठीक ना। इसकी शुरुआत कब से होती है? 20 अक्टूबर के गाज़ियाबाद के साहिबाबाद स्टेशन से। बस इतना आप याद रखिए। इसमें क्या है? भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन, ठीक। वैश्विक धन प्रेषण, देखिए फिर आया, वैश्विक धन प्रेषण कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक समूह जारी करता है। सबसे ज़्यादा धन प्रेषित कौन सा देश करता है? तो भारत करता है। बस एक लाइन में आप यहाँ से देखिए, दोनों है, हो गया। विश्व आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट कौन जारी करता है? ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस, ठीक,
वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट जो जारी होती है वर्ल्ड बैंक द्वारा जो जारी होती है, ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड बैंक द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी होती है? विश्व आर्थिक संभावनाएं। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी होती है? तो IMF द्वारा जारी होती है। ध्यान दीजिएगा, विश्व आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो IMF जारी करता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। आउटलुक और आर्थिक संभावनाएं, आउटलुक और प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट, आउटलुक और प्रॉस्पेक्टस। जो विश्व आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट है वो वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी होता है। विश्व आउटलुक रिपोर्ट जो जारी है IMF द्वारा जारी होता है। यहीं से क्वेश्चन आता है। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? ADB। ADB क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी एशियाई विकास बैंक। इसकी स्थापना 1966 ईस्वी को होती है। कहाँ पर होती है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मनीला में है। मनीला कहाँ पे है? फिलीपींस की राजधानी है, फिलीपींस में। ठीक। विश्व निवेश रिपोर्ट कौन जारी करता है? अंकटाड जारी करती है। ध्यान दीजिएगा, कौन जारी करता है? अंकटाड द्वारा जारी करता है। लेकिन भारत में निर्यात तत्परता रिपोर्ट कौन जारी करती है? तो नीति आयोग जारी करती है। ठीक ना। अब वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वैश्विक पूछ रहा है तो सबसे पहले वैश्विक से पहले हम भारत का जान लें थोड़ा सा। भारत में अभी बहुआयामी गरीबी का सूचकांक जारी हुआ है। करीब करीब 23 करोड़ के लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो निकले हैं वो उत्तर प्रदेश के निकले हैं। ठीक। तो वो किसके द्वारा जारी किया गया था? तो नीति आयोग द्वारा वो आंकड़ा जारी किया गया था। किसके द्वारा? नीति आयोग द्वारा। तो वो आएगा आगे, हम बताएंगे। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता था? UNDP, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक। यूनियन नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी होता है। ठीक। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? ध्यान दीजिएगा, मानव विकास, ये हम पूरी रैंक आपको बता चुके हैं, फिर भी हम वो बताएंगे कि सब रैंक कौन जारी करता है, कौन स्थान किसका है। पूरा रैंक जारी हो जाए तो एग्जाम से पहले हम बता देंगे एक बार में। ठीक। तो वैश्विक कौन? UNDP जारी ये भी करता है। वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा जारी रिपोर्ट आपसे बताए थे ना, WEF, आप याद कर लीजिएगा, विश्व आर्थिक मंच। ठीक। इसके द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट जारी होती है? वैश्विक लिंग अंतराल रिपोर्ट जारी होती है, ऊर्जा संक्रमण जारी होती है, विश्व पर्यटन यात्रा जारी होती है। अब यहाँ पर देखिए, हम मार्च वाले मैगजीन में, मार्च वाला जब 1 महीने का करंट अफेयर हम बताए थे एक क्लास में, तो वहाँ पर हम रैंक बताए थे, सबका रैंक बताए थे। वैश्विक लैंगिक अंतराल में भारत की रैंक कितनी है? ऊर्जा संक्रमण में कितनी है? ऊर्जा संक्रमण में भारत जो है वो 63वें नंबर पर है। यात्रा में कितने पर है? यात्रा में 39वें नंबर पर है। ठीक। यात्रा में 39वें नंबर। वैश्विक लैंगिक अंतराल। ठीक। अब आइए, मेउरा क्या है? यूरोप का पहला निजी उपग्रह है, स्पेन ने जारी किया है। यानी कि देखिए, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, मेउरा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है? सत्य पे आते हैं, सत्य याद रहेगा तो असत्य ऑटोमेटिक हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, मेउरा एक उपग्रह है जो यूरोप, नहीं ऐसे क्वेश्चन आ गया, यूरोप का पहला निजी उपग्रह मेउरा है। ठीक। मेउरा है पहला यूरोपीय उपग्रह, निजी वाला उपग्रह मेउरा है। ठीक। अगर दूसरा स्टेटमेंट, मेउरा उपग्रह स्पेन ने लॉन्च किया, दोनों सही हो जाएगा। ठीक। एक्सपोसैट क्या है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्सपोसैट PSLV-C58 द्वारा ये लॉन्च किया गया। यह PSLV की 60वीं उड़ान है। यह एक्सरे ध्रुवीकरण उपग्रह है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्या है? एक्सरे ध्रुवीकरण उपग्रह है। ठीक। अब आइए, सर्वाधिक उपग्रह किसका है? किस ग्रह का सबसे ज़्यादा उपग्रह है? तो सबसे ज़्यादा उपग्रह है शनि का, फिर बृहस्पति का। अगर क्वेश्चन आए कि सूर्य से बढ़ते हुए, यानी सूर्य से जो उपग्रह है क्रम में, सूर्य के सबसे करीब कौन सा है, सबसे दूर कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा, मोवेम्स सन। ठीक। मोवेम सन।
बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक, अरुण, ये अरुण है, ये वरुण है। ठीक, यम हट गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 उपग्रह हैं। अगर पूछे सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, सबसे भारी उपग्रह कौन सा है, तो जुपिटर है, जुपिटर है। सबसे गर्म उपग्रह कौन सा है, तो सबसे गर्म उपग्रह शुक्र है। सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा है, तो बुध है। कौन सा ऐसे उपग्रह है जिसके पास कोई ग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध है। पृथ्वी का उपग्रह क्या है, तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है, तो शनि के पास है। ठीक, इरावत क्या है, भारत का सुपर कंप्यूटर है। सबसे तेज सुपर कंप्यूटर भारत का कौन सा है, तो इरावत है। सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, फ्रंटियर है, अमेरिका का है। भारत का 23वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भारत का 23वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात के काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन की इकाई 3, यह भारत का पहला 700 मेगावाट क्षमता वाला दबित भारित जल रिएक्टर है। ठीक ना, यानी कि कहाँ पर, काकरापार। काकरापार कहाँ पे, गुजरात में। तीसरी इकाई बैंडीकूट क्या है, बैंडीक्यूट, ये केरल ने बनाया विश्व का पहला मैला ढोने वाला रोबोट। यानी क्वेश्चन आ जाए, विश्व का मैला ढोने वाला रोबोट किसने बनाया है, तो केरल ने बनाया है। कौन बनाया है, केरल ने बनाया है। ठीक, विश्व टीबी रिपोर्ट कौन जारी करेगा, तो WHO जारी करेगा। कोरोना के बाद मृत्यु के मामले में टीबी दूसरे स्थान पर है। ठीक ना, किस वर्ष, वो विगत पिछले वर्ष की बात कर रहा है, ना कि टोटल में बात कर रहा है। टोटल में दिया जाए तो टीबी से मरने वाले के सदस्यों की संख्या बहुत ज़्यादा है। विश्व में टीबी से ग्रसित 7.5 मिलियन लोग हैं। कितने हैं, 7.5 मिलियन लोग हैं। 2022 में टीबी से मृत्यु हुई है 1.3 मिलियन, यानी कि 13 लाख के करीब लोग टीबी से मरे हैं 2022 में सिर्फ। विश्व के 2/3 टीबी 8 देशों में है। सबसे ज़्यादा टीबी किसके कहाँ पर है, तो भारत में है, इंडोनेशिया में है, चीन में है। सबसे ज़्यादा भारत में है, फिर इंडोनेशिया में है, फिर चीन में है। टीबी कैसी डिजीज़ है, वायरस है या बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया डिजीज़ है। ठीक ना, बैक्टीरिया डिजीज़ है। आइए इसको बताएंगे अभी। आइए पहले इस पर, न्यायमूर्ति फातिमा बीबी, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इनकी मृत्यु हुई है 23 दिसंबर 2023 को। आप याद करिएगा, 23 दिसंबर 2023 को। अगर क्वेश्चन आ जाए, भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश थी, मुख्य न्यायाधीश नहीं थी, प्रथम महिला न्यायाधीश थी जी। इनका कार्यकाल था सुप्रीम कोर्ट में 1989 से लेकर के 92 तक था, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रही। ठीक, एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना, सोचिए, कहने के लिए कुछ और, करने के लिए कुछ और। ये किसकी अध्यक्षता में, ये देखिए क्वेश्चन RO 2023 वाले में क्वेश्चन पूछ चुका है, जो पेपर रद्द हुआ है। ठीक ना, जो पेपर कैंसिल हो गया है, रद्द हो गया है, कैंसिल नहीं हुआ है, रद्द हो गया है। ठीक, तो वो पूछा है, यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव किसकी अध्यक्षता में, तो रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। इसमें कितने सदस्य टीम होंगे, 8 सदस्य टीम है। देखिए सदस्य का नाम देखिए, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के, अमित शाह गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, गुलाम नबी आज़ाद, NK सिंह कौन है, NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं थे, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे वकील हैं, संजय कोठारी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, ये इसके अध्यक्ष कौन है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसके अध्यक्ष हैं। ठीक ना, रामनाथ कोविंद इसके अध्यक्ष हैं। अब आइए इंडस फूड समारोह ग्रेटर नोएडा में, कोई बहुत मतलब नहीं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, गीता कुरुक्षेत्र। आसियान इंडिया मिलेट श्री अन्न, मिलेट जो फसल है, ठीक ना, मोटा अनाज है, उसको क्या कहा जाता है, श्री अन्न कहा जाता है। महोत्सव कहाँ पर हुआ, नई दिल्ली में हुआ दिसंबर में।
9वां इंडिया फूड फेस्टिवल लखनऊ में, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लखनऊ में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है तो इम्पॉर्टेंट है। हार्निवल महोत्सव कहाँ पर? नागालैंड में। ध्यान दीजिएगा, हार्निवल महोत्सव कहाँ पर? नागालैंड में। ठीक, हार्निवल महोत्सव कहाँ पर? नागालैंड में। यूएस ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? ये वर्ष का अंतिम, अब बताए थे ना, अफवाह, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विमल्डन, अमेरिका, वही यूएस। ठीक, वर्ष का अंतिम ग्रैंड स्लैम है यह। और पुरुष का नोवाक जोकोविच, सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने डेनियल देमदेव को हराए। ये टोटल क्या है? ये 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। कौन? नोवाक जोकोविच, जो सर्वाधिक है। अब देखिए महिला में कोको गाफ जीती हैं, अमेरिका की। कोको गाफ किस देश की हैं? तो अमेरिका की। ठीक, इसने क्या किया? कोको गाफ ने बेलारूस की एरिना साबालेंका को हराए। नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलिया के मार्गेट कोर्ट के 24 ग्रैंड स्लैम के बराबरी कर लिए हैं। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक ना। अब सोचिए किसके बराबरी किए हैं, इसलिए क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। नोवाक जोकोविच जो हैं 24 जीते हैं। कितने जीते हैं? 24 जीते हैं। और 24 कौन जीता है? नोवाक जोकोविच और ऑस्ट्रेलिया के मार्गरेट कोर्ट। ठीक, मार्गरेट कोर्ट। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। ठीक ना, उनके बराबरी कर दिए हैं। यानी कि क्वेश्चन ऐसे इसमें देखिए कथन कारण में क्वेश्चन बनेगा, मतलब कूट में बनेगा, कथन कारण में तो नहीं बनेगा, कूट में बनेगा। विजय हरारे ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से, घरेलू क्रिकेट से संबंधित है। विजेता हरियाणा, यानी कि पहली बार हरियाणा जीता है विजय हरारे ट्रॉफी। हरारे हरियाणा। ठीक, तो यहीं पर एक क्वेश्चन हम इसको समाप्त करते हैं। आज का करंट अफेयर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसमें देखिए, इसमें जो क्वेश्चन आएगा, ठीक ना, इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन नवंबर दिसंबर का रहेगा। ठीक ना, नवंबर दिसंबर का है ये। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि 12 महीने का आपको करंट अफेयर आपको पढ़ना है। ठीक ना, 12 महीने हो रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और 10 सितंबर तक का आपको करंट अफेयर पीसीएस के लिए पढ़ना है। और आरओ के लिए पूरा अक्टूबर तक का पढ़ना है। अक्टूबर तक या 15 नवंबर तक का पढ़ना है। ठीक ना। अब यहाँ से चलिए, अभी और है लेकिन चलिए इसको बता दे रहे हैं, एक ही पेज है, बता दे रहे हैं इसको भी, एक ही पेज बचा है, इसको बता दे रहे हैं। अब आइए, रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य सम्मान का अवार्ड किसको मिला है? प्रसिद्ध कवयित्री, देखिए कवयित्री ऐसे लिखा जाएगा, सुकृता कुमार पाल को। 33वां व्यास सम्मान किसको मिला है? के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। हिंदी की लेखिका पुष्पा भारती को। ठीक, इनकी रचना क्या है? यादें यादें और यादें, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यादें यादें और यादें किसकी है? पुष्पा की। पुष्पा की याद 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 आ रही है, तो इसलिए पुष्पा भारती को व्यास सम्मान मिला है। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 का, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिंदी के लिए संजीव को मिला है। ठीक, मुझे पहचानो के लिए। ठीक ना, मुझे पहचानो किसकी रचना है? तो संजीव की रचना है। इनको कौन सा अवार्ड मिला है? हिंदी का साहित्य अवार्ड मिला है। ठीक, अंग्रेजी के लिए नीलम शरण गौड़ को मिला है। नीलम शरण गौड़ को मिला है। इनका उपन्यास है रेक्विएम इन रागा जानकी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैसे याद रखेंगे? पूरा याद मत रखिए, प्री का एग्जाम है। जानकी करके, जानकी किसका है? नीलम का है। जानकी इंग्लिश के हैं, इंग्लिश में बहुत बात करती हैं नीलम, इसलिए जानकी इनको कहा जाता है। ठीक ना, जानकी। देखिए नीलम भी नाम फीमेल का है, जानकी भी नाम फीमेल का है, इसलिए अंग्रेजी के लिए फीमेल को मिला है, अंग्रेजी के लिए फीमेल को मिला है, जानकी के लिए। ठीक ना। उर्दू के लिए सादिका नवाब सहर को मिला है। राजदेव अमराई के लिए 32वां सरस्वती अवार्ड मिला है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा शिव शंकरी को मिला है। ठीक ना। अब 33वां मिल गया है प्रभा वर्मा को 33वां मिल गया है, लेकिन पहले 32वां याद कर लीजिए, फिर 33वां आपको बता चुके हैं। ठीक ना। 32वां सरस्वती, स से सरस्वती, स से सूर्यवंशम, स से शिव शंकरी, स से सूर्यवंशम के लिए। ठीक है ना, के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। बुकर अवार्ड, इंटरनेशनल बुकर नहीं बता रहे हैं, बुकर अवार्ड आयरलैंड के लेखक हैं, ध्यान दीजिएगा, आयरलैंड के लेखक हैं पॉल लिंच को दिया गया। उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग, ये आरो यारो में
आ चुका है, RO में आ चुका है, ठीक ना। प्रॉफिट सॉन्ग, मिस यूनिवर्स के विजेता कौन है? मिस वर्ल्ड नहीं पूछ रहे हैं जो मुंबई में हुआ है, ठीक। ये अल सल्वाडोर में आयोजन इसका हुआ है। सेनिस पालासियोस, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है RO में, ठीक। ये निकारागुआ की पहली महिला है, निकारागुआ की पहली महिला हैं जो मिस यूनिवर्स की खिताब जीती हैं, जिसका आयोजन अल सल्वाडोर में हुआ है। निकारागुआ है कहाँ, अल सल्वाडोर है कहाँ, आप देख लीजिएगा मैप में और कमेंट कर दीजिएगा, ठीक ना। ठीक, देखिए यहाँ पर ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, अब यही मध्य अमेरिका वाला है, यहीं पर है। अल सल्वाडोर है, पनामा है और निकारागुआ है। मिस इंडिया USA भारतीय मूल की मेडिकल छात्रा रिजुल मैनी को। नॉर्मल बोलराग किसको मिला है? स्वाति नायक को मिला। नॉर्मल बोलराग किस क्षेत्र में दिया जाता है? नॉर्मल बोलराग कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। नॉर्मल बोलराग को नोबेल अवार्ड मिला है? हाँ मिला है। किस क्षेत्र में मिला है? कृषि में नोबेल नहीं मिलता है, तो इनको शांति में मिला है। 21वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ठीक, ओपेनहाइमर को, आपको बताया था ना, 96 नोबेल अवार्ड, ये ग्लोब अवार्ड है। 96 ऑस्कर अवार्ड ओपेनहाइमर को मिला है। ओपेनहाइमर 13 श्रेणी में नामांकित थी, लेकिन सर्वाधिक 7 अवार्ड जीती ओपेनहाइमर। बेस्ट राइटर का सिलियन मर्फी को। मित्र शक्ति किस किस देश के मध्य है? भारत श्रीलंका है। वरुण किसके मध्य? भारत फ्रांस है। ऑपरेशन कावेरी सूडान से भारतीय सेना, ध्यान दीजिएगा, सूडान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए है, ठीक ना। अजय किस देश से हम बताए थे? तो इजराइल से निकालने के लिए। ऑपरेशन अजय इजराइल से निकालने के लिए। और कावेरी कहाँ से? तो सूडान से निकालने के लिए। ऑपरेशन इंद्रावती हैती से निकालने के लिए, ठीक। तो यहीं पर आज के करंट अफेयर हम समाप्त करते हैं। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया है, 46-47 मिनट का हो गया है, तो आप देखिएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। APCS के लिए, RO के लिए है, और ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि देखिए पढ़ तो रहे हैं आप सब कुछ, अब कैसे क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा मतलब उस हिसाब से आप पढ़िए। आज का जो ट्रेंड है वन लाइनर क्वेश्चन का, जो 30 क्वेश्चन आएगा, समीक्षा में हुआ या PCS में हुआ, 10 से 12 क्वेश्चन वन लाइनर रहेंगे, ठीक। वो आप आंख बंद करके कर लेंगे, क्योंकि 10-12 से सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक ना। अभी से आप कम से कम 2 घंटा 3 घंटा आप डेली दीजिए करंट अफेयर पर, तब आपका क्लियर होगा, ठीक ना। तो आइए यहीं पर आज की क्लास समाप्त करते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। चलिए, थैंक यू।